स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्ज़ाम गुरुजी वाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों के लिए जो आपका फिर से पेपर होने वाला है, जिसकी हलचलें तेज़ भी हो गई हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो मॉडल पेपर की सीरीज़ चल रही है, उस मॉडल पेपर की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हमारा मॉडल पेपर नंबर 5 है। हालांकि कहा जाए तो वॉल्यूम 2 के 10 मॉडल पेपर और वॉल्यूम 1 के 4 मॉडल पेपर यानी 14 मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम 15वां मॉडल पेपर को शुरू करेंगे। इसके पहले कि सभी क्लासेस को देखने के लिए अदरवाइज सभी प्लेलिस्ट को आप चेक कर लीजिएगा, और इसके अलावा सभी क्लासेस भी आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से मिल जाएंगी। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिखा है तो वहाँ पे भी आपको लिंक मिलती रहती है, टेलीग्राम से भी आपको इसका फ़ायदा मिलता रहता है। आइए शुरू करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट क्लास को। क्लास के स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये वॉल्यूम नंबर 1 का मॉडल पेपर नंबर 5 है एग्ज़ामपुर का। चलिए शुरुआत करते हैं इस मॉडल पेपर नंबर 5 के पहले सवाल को देखते हुए पहले सवाल को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन जो है बायलिंगुअल है यानी दोनों लैंग्वेज में है। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर पहला, किसने बंगाल में महालवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? किसने महालवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? राइट उत्तर हो जाएगा होल्ट मैकेंजी ने। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, होल्ट मैकेंजी ने। अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है, रिले पते के साथ धोखाधड़ी वाले सर्वर का किस प्रकार का हमला उपयोग करता है? राइट हो जाएगा आपका यहाँ पे सही आंसर वो हो जाएगा MITM। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन MITM। अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है, पहले डैश दिया गया है, फिर कहा गया है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। आपको बताना है कि इसमें से भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन बैरन द्वीप। बैरन द्वीप जो है ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 है कि मौर्य वंश के अंतिम सम्राट कौन थे? मौर्य वंश के अंतिम सम्राट जो थे ये थे बृहद्रथ। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, हर्पेटोलॉजी किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 5 है। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर गाइस। बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। सवाल क्या कह रहा है समझने की कोशिश कीजिएगा। सवाल कह रहा है कि हर्पेटोलॉजी का संबंध किससे है? राइट हो जाएगा सरीसृप और उभयचरों से। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय गायन से संबंधित है? क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय गायन से संबंधित है? राइट हो जाएगा आपका ये हो जाएगा मल्लिकार्जुन मंसूर। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, 1949 में कौन भारत का हिस्सा बन गया था? यानी 1949 में भारत का हिस्सा कौन सा बन गया था, कौन सा राज्य बन गया था? राइट उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का ये हो जाएगा मणिपुर। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर जो है ये 1949 में भारत का हिस्सा बना था। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मणिपुर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के चुनाव आयुक्त कौन है? बताएंगे, बताइए वर्तमान में उत्तर प्रदेश के चुनाव आयुक्त कौन है? राइट उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ये हो जाएगा मनोज कुमार। ऑप्शन 4 राइट होगा। अगला है कि कालिदास द्वारा लिखे गए अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? आपको बताना है कालिदास ने जो अभिज्ञान शकुंतलम लिखा है उसमें शकुंतला के पुत्र का क्या नाम था? राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए भरत। भरत जो है शकुंतला के पुत्र थे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि इनमें से एक नर प्रजनन अवयव नहीं है। आपको बताना है इसमें से कौन एक नर प्रजनन अवयव नहीं है। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा, अंडकोश की थैली, प्रोटेस्ट ग्रंथि और जो आपकी वृषण है ये नर जनन के संबंधित हैं, लेकिन यहाँ पे जो गर्भाशय ग्रीवा है ये नर नहीं, ये मादा प्रजनन के अवयव हैं। राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 गर्भाशय ग्रीवा, जिसे आप सर्विक्स भी कहते हैं। अगला है कि मंगोलिया की राजधानी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 11 है, मंगोलिया की राजधानी कौन सी है? राइट उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 3 दुशांबे। मंगोलिया की राजधानी जो है यह है दुशांबे। ऑप्शन नंबर मंगोलिया की राजधानी जो है यह है उलान बटोर। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा उलान बटोर। अगला है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम जो है ये 12 अक्टूबर 1993। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, 12 अक्टूबर 1993 में पारित किया गया। अगला है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का ये हो जाएगा कुल मिलाकर के 7 जिले।
अगला है कि मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित मंदिर किसको समर्पित है। आज का हमारा टारगेट है कम समय में सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेना। मैं कोशिश करूंगा कि डेली क्लास जो है 40 मिनट की हो जाती है, लेकिन आज मैं कोशिश करूंगा कि 30 मिनट यानी मात्र आधे घंटे में पूरी क्लास कंप्लीट हो जाए। मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित मंदिर किसको समर्पित है। सही आंसर हो जाएगा भगवान शिव को, यानी कि लॉर्ड शिव को। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा भगवान भोलेनाथ को। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 है, न्यूनतम आधात्री यानी मैट्रिक्स वाला एक संयोजी ऊतक कौन सा है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा स्नायु यानी नर्वस। ऑप्शन नंबर 2 राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक स्थल रुद्ध नदी है। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लूनी नदी। समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि अजमेर, राजस्थान का अजमेर जो है ये किस नदी के किनारे बसा है, तो ये लूनी नदी के किनारे ही बसा है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और एकमात्र स्थल रुद्ध नदी कौन सी है, तो आपकी लूनी ही है, जो कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। अगला सवाल है कि कुना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है। कुना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए क्रोएशिया की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी जो है यह है काली मिट्टी, जिसे आप काली कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, ब्लैक सॉयल। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि कौन सा एंजाइम दुग्ध प्रोटीन को कैल्शियम पैराकिसिनेट में परिवर्तित करता है। सवाल फिर से समझिएगा, कौन सा एंजाइम दुग्ध प्रोटीन को कैल्शियम पैराकिसिनेट में परिवर्तित करता है। राइट उत्तर हो जाएगा रेनिन। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। आपको बताना है कि भारतीय स्वतंत्रता के दौरान जो समाचार पत्र था यंग इंडिया, यह किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक लेंस की क्षमता कितनी होगी। देखिए, लेंस की क्षमता को मापने के जो मात्रक होते हैं वो होते हैं डायोप्टर, और 10 सेंटीमीटर के एक फोकस दूरी के एक लेंस की क्षमता जो होगी ये 10 डायोप्टर होगी। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 10 डायोप्टर। अगला है कि बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्यालय यह किस राज्य में है। आपको बताना है कि बौद्ध गुफाओं के लिए जो प्रसिद्ध कार्यालय है यह किस राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 23 है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। अगला आपके सामने कि किस प्रकार का कर एक जीएसटी है। देखिए, जीएसटी जो है ये किस प्रकार का कर है। सही उत्तर हो जाएगा आपका एक अप्रत्यक्ष कर है, यानी इनडायरेक्ट कर है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। जीएसटी जो है ये एक अप्रत्यक्ष कर है। अगला सवाल है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 25 है। सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। यानी यकृत के उपचार और अध्ययन को हम विज्ञान की किस दृष्टि के अंतर्गत या किस शाखा के अंतर्गत रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है। सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा हेप्टोलॉजी में। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा है। निम्नलिखित राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा है, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का, ये हो जाएगा सातवाहन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड क्वार्टर कहाँ है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या फिर कहा जाए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेड क्वार्टर कहाँ पे है। राइट उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का, ये हो जाएगा द हेग में। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में साइबर सुरक्षा के नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। आपको बताना है इसमें से कौन सी एजेंसी भारत में साइबर सुरक्षा के रूप में नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। राइट हो जाएगा आपका भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम। राइट आंसर हो जाएगा 28 का, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है आपके सामने कि ददरी मेला, जिसे आप पशु मेला भी कहते हैं, ये कार्तिक पूर्णिमा को कहाँ पे लगता है। दादरी मेला या फिर कहा जाए पशु मेला, यह कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। ये लगता कहाँ पे है ये आपको बताना है।
राइट उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बलिया में, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का सवाल ऑप्शन 3 राइट होगा। अगला है कि भारत में नियोजित आर्थिक विकास प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत के किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। देखिए आर्थिक नियोजित विकास है, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था। पहली पंचवर्षीय योजना जो है ये 1951 से 1951 से 1956 तक ये चली थी। तो यहाँ पे ये 58 और यहाँ पे जो आपका 48 है, तो बिल्कुल गलत हो गया। राइट जो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 30 का, ये हो जाएगा 1951 में ही। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय का नाम। देखिए पुलित्जर पुरस्कार जो है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, और पुलित्जर पुरस्कार जो है सबसे पहले गोविंद बिहारी लाल को मिला था। राइट उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का आपका ऑप्शन नंबर ए, गोविंद बिहारी लाल। पुलित्जर पुरस्कार जो है सबसे पहले गोविंद बिहारी लाल को मिला था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। देखिए नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं ये वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में जो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं कौन है, नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। अगला है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। सही उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1986 यानी कि 1986 में। पर्यावरण अधिनियम जो है ये 1986 में पारित किया गया था। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आपके सामने, उत्तर प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI द्वारा कहाँ बनाया जाएगा। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का, ये हो जाएगा आपका वाराणसी में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा वाराणसी में। अगला है कि बिरहोर नृत्य कहाँ का एक आदिवासी लोक नृत्य है। बिरहोर नृत्य जो है कहाँ का एक आदिवासी लोक नृत्य है। सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। सही उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा झारखंड का। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है 36 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला नहीं लगता। देखिए भारत के कुल मिलाकर के 4 स्थानों पे कुंभ मेला लगता है। हरिद्वार, उज्जैन और इसके अलावा आपका प्रयागराज, और एक जगह और लगता है, आपको बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर कहा जाए तो 36 नंबर सवाल का राइट हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी में कुंभ मेला नहीं लगता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, डैश का उपयोग हम दोस्तों, रिश्तेदारों, सहकर्मियों और ग्राहकों को संदेश, चित्र, ऑडियो या फिर वीडियो भेज सकते हैं, किसके उपयोग से। राइट उत्तर हो जाएगा फेसबुक, जिसका नया नाम मेटा हो गया है। तो फेसबुक या फिर मेटा की मदद से हम अपने रिश्तेदार यानी रिलेशंस को, दोस्त को, अपने मित्र को, सहकर्मी को, ग्राहक को संदेश, चित्र, ऑडियो, वीडियो जो भी भेजना चाहें भेज सकते हैं। राइट उत्तर हो जाएगा फेसबुक के माध्यम से। अगला सवाल है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। राइट उत्तर हो जाएगा 38 नंबर सवाल का, ये हो जाएगा कंगना रनौत को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कंगना रनौत। देखिए कंगना रनौत को जो है ये एक अभिनेत्री हैं, और ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद के रूप में ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त की गई हैं। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कंगना रनौत। देखिए आपका जीके जो है कंप्लीट हो चुका है। 38 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिया है। मैंने आज के क्लास के स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है कि आज का हमारा टारगेट कम समय में सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है, क्योंकि आज मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। बाकी मेरे प्यारे भाई, अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आपके हिंदी के सवालों को, यानी हिंदी के प्रश्नों को अब हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, यानी कि अगर आपको ये हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन समय से आपको मिला करे। देखिए चैनल को सब्सक्राइब जब आप कर लोगे तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, जब भी कोई भी क्लास आएगी नोटिफिकेशन आपको समय से मिलेगा। क्योंकि आप ये जानते हो गाइस कि अपने इस क्लास का कोई भी टाइम ही फिक्स नहीं है, और जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं आपकी क्लास ले लेता हूँ। तो चैनल सब्सक्राइब करने से आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, जब भी क्लास होगी नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहेगा। हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ऑल पर जरूर क्लिक कर देना, ताकि समय से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हिंदी के सवाल को शुरू करते हैं। हिंदी का पहला सवाल, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है कि इसमें से सही वर्तनी कौन सी है। कहने का मतलब ये है कि पारितोषिक किस तरीके से लिखा जाएगा। मैंने क्या बोला, पारितोषिक। बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, समझिएगा।
मैंने गाइस अभी आपको बताया कि पारितोषिक, तो यहाँ पे अगर सेकंड ऑप्शन को देखो तो परितोषिक लिखा ये भी गलत है, और इसमें परितोषिक लिखा ये भी गलत है, और इसमें पारितोषिक लिखा ये भी गलत है। राइट उत्तर होगा फर्स्ट ऑप्शन पारितोषिक, ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है, ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 115 है, इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। आपको यहाँ पे एक शुद्ध वाक्य का चयन करना है कि इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा पहले ऑप्शन को या पहले वाक्य को। हम यहाँ सकुशलता पूर्वक हैं। देखिए यहाँ पे कुशलता पूर्वक अगर होता तो सही था, आगे सा लगाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे सकारात्मक ही दर्शाया जा रहा है, पॉजिटिविटी ही दर्शाया जा रहा है। कुशलता पूर्वक का मतलब ही होता है सही, तो सकुशलता पूर्वक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मतलब ऑप्शन ए गलत। रत्ना ने पुस्तक नहीं लौटा दी, ये भी गाइस कहीं ना कहीं गलत ही लग रहा है। रत्ना ने पुस्तक नहीं लौटा दी, ये भी गलत है। हम अभी अभी दूध पिए हैं, अब यहाँ पे आप बताइए क्या यह सही है। हम अभी अभी दूध पिए हैं, हम अभी दूध पिए हैं ये हो सकता था, लेकिन अभी अभी नहीं होगा। सभी एक एक करके हार गए, हाँ ये बिल्कुल सही है, सभी एक एक करके हार गए। राइट उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अगला है कि दोनों हाथों में लड्डू होना, इस मुहावरे का उचित अर्थ का चयन कीजिए। आपको बताना है कि दोनों हाथों में लड्डू होना, इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा। परिश्रम का लाभ होना, हर प्रकार से उमंग होना, या हर विकल्प में अपना ही लाभ होना, या सुख की कल्पना में डूबा होना। राइट उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 116 का, ये हो जाएगा हर विकल्प में अपना ही लाभ होना। कहते हैं ना कि दोनों हाथ से लड्डू नहीं खाए जा सकते, यानी हर तरफ आपका ही लाभ नहीं हो सकता, तो वही है गाइस यहाँ पे दोनों हाथों में लड्डू होना मतलब हर विकल्प में अपना ही प्रॉफिट देखना। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 117 से 121 तक अधोलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा प्रश्न के उत्तर इस गद्यांश के आधार पर दीजिए। यहाँ पे देखिए एक बार मैं गद्यांश को पढ़ देता हूँ, हालांकि बहुत लंबा चौड़ा गद्यांश मुझे नहीं दिख रहा है, छोटा ही गद्यांश है, तो एक बार जल्दी से और बहुत ही सरसरी नज़र में पढ़ देते हैं, समझिएगा। मानव के पास समस्त जगत को देखने परखने के दो नज़रिए हैं, एक आशावादी तो दूसरा निराशावादी। इसे सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टि भी कहते हैं। जो आशावादी या सकारात्मक मार्ग पर चलते हैं वह सदैव आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं, तथा निराशावादी या नकारात्मक दृष्टि वाले दुख के सागर में डूबे रहते हैं और सदा अपने आप को प्रस्थापित करने के लिए तर्क किया करते हैं। वह भूल जाते हैं कि तर्क और कुतर्क से ज्ञान का नाश होता है एवं जीवन में विकृति उत्पन्न होती है। आशावादी कभी तर्क नहीं करता, फलस्वरूप वह आंतरिक आनंद की प्रतीति करता है। वह मानता है कि आत्मिक आनंद कभी प्रहार या काटने की प्रक्रिया में नहीं है। किसी परंपरा का विरोध करने से ही प्रतिमा ऊपर नहीं उठती, विरोध से नाश होता है। इसलिए जगत में सदा आशावाद ही पनपा है, उसने ही महान व्यक्तियों का सृजन किया है। निराशावाद या नकारात्मकता की नींव पर कभी किसी जीवन प्रसाद का निर्माण नहीं हुआ। इस गद्यांश को पढ़ने के बाद इसी गद्यांश से रिलेटेड जो सवाल हैं वो आपको दिए गए हैं। अभी आपने गद्यांश को पढ़ा, अब इस गद्यांश को आपको एक टाइटल देना है, यानी कि आपको बताना है कि इसका एक सबसे अधिक और सबसे अच्छा या उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है। अभी आपने गाइस थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो आप समझते हैं कि इसमें जो उपयुक्त शीर्षक हो सकता है ये होगा कि आशा ही जीवन है, क्योंकि जीवन में आशावादी की बात की गई नहीं, आशावाद निराशावाद नहीं होगा, ये गलत बता रही हूँ। राइट होगा आपको ऑप्शन नंबर 3, आशा ही जीवन है, क्योंकि यहाँ पे जो भी बताया गया है वो पॉजिटिविटी बताया गया है लाइफ को लेकर के, यानी जीवन को लेकर के। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 118 है कि परंपरा का विरोध करने से प्रतिभा ऊपर नहीं उठती, इसका मतलब क्या है। परंपरा का विरोध करने से प्रतिभा ऊपर नहीं उठती, इसका आशय क्या है या फिर इसका मतलब क्या है। परंपरा व्यक्ति को दकियानूसी बनाती है, परंपरा का विरोध व्यक्ति को प्रतिभा संपन्न बनाता है, परंपरा को स्वीकारने से प्रतिभा नष्ट नहीं होती। ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है कि नकारात्मकता का आशय क्या है। कहने का मतलब है कि नकारात्मकता क्या आशय क्या है। अभी आपने देखा कि सकारात्मकता का जो आशय है ये है आशावादी, और जो नकारात्मकता का आशय है ये है निराशावाद, या फिर ऑप्शन ए राइट होगा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इज परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट है निराशावादी दुख के सागर में डूबे रहते हैं और सदा अपने आप को प्रस्थापित करने के लिए तर्क किया करते हैं। के लिए क्या कहा जा सकता है कि निराशावाद कुंठा और प्रवचना की जननी है, निराशावादी का चेहरा चिंताओं की रेखाओं से घिरा रहता है, निराशावादी व्यक्ति दूसरों के आनंद से दुखी रहते हैं, या फिर उपर्युक्त सभी वाक्य सही हैं।
देखा जाए तो इसमें कहीं ना कहीं सब कुछ सही लग रहा है। निराशा, कुंठा और प्रवंचना की जननी है, बिल्कुल सही है। निराशावादी का चेहरा चिंता की रेखाओं से घिरा रहता है, ठीक है। निराशावादी व्यक्ति दूसरों के आनंद से दुखी रहते हैं, ये भी सही है। आपने गाइस एक कहावत सुनी होगी, गांव में कहा जाता है कि वो अपने दुख से नहीं बल्कि दूसरों के सुख से परेशान है। तो वही बात है कि निराशावादी व्यक्ति दूसरों के आनंद से दुखी रहते हैं। राइट होगा आपका उपर्युक्त सभी वाक्य सही हैं। दिया गया ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि आत्मिक आनंद से क्या आशय है। आत्मिक आनंद से क्या आशय, मतलब आत्मिक आनंद का मतलब यह है कि आत्मा के अंदर जो आपको आनंद मिले, यानी मन के अंदर ही आपको मौज मिले। बिल्कुल भाई, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, मन के अंदर की मौज। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है। भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है, आप बताएंगे। देखिए, जब भी किसी देश का नाम या फिर आपसे कहा जाए, जब भी किसी शहर का नाम पर्टिकुलर कोई एक शहर हो, या फिर गाइस कहा जाए जो भी विश्व में दुनिया में एक है, यानी अपने आप में एक है, वो जो है वो आपका एक व्यक्तिवाचक होगा, ठीक है। और जो दुनिया में बहुत सारे हैं वो आपका जातिवाचक होगा। हमसे पूछा गया भारत, तो भारत एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। 122 का ऑप्शन बी राइट होगा। अयोगवाह कहा जाता है। अब अयोगवाह जो है ये किसे कहते हो। अनुस्वार एवं विसर्ग को, संयुक्त व्यंजन को, अल्प प्राण को, महाप्राण को। राइट होगा 123 का, ये हो जाएगा अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह जो हैं ये आपके होते हैं अंग और आहा, ये जो हैं आपके ये होते हैं अयोगवाह। अगला है कि हिंदी शब्दकोश में कै के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है। देखिए, अगर देखा जाए तो क के बाद सा होगा, यहाँ पे सा होना चाहिए था आपका। क और सा मिलकर के आपके छा बनाते हैं, ये आपका होगा। लेकिन हमसे सवाल क्या पूछा गया है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। हमसे सवाल यहाँ पे क्या पूछा गया है, क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है। तो व्यंजन तो आप खा कह सकते हैं, यहाँ पे छा आपका तभी होता है जब यहाँ पे सा लिखा होता है, ठीक है। थोड़ा सा डाउट लग रहा है, बात देख लेंगे फिर बताएंगे आपको। 125 नंबर है कि निम्नलिखित शब्दों में से प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित किए गए हैं। कहने का मतलब है धमाका, लड़ाकू, उड़ाक, छिलका। इसमें आपको बताना है कि प्रत्यय कौन कौन से। धमाका में कौन सा प्रत्यय है, देखो धमाका में आकू प्रत्यय होगा नहीं और का प्रत्यय होगा नहीं। अब यहाँ पे अगर कहा जाए तो धमाका में जो प्रत्यय आपको सही लग रहा है वो आ का प्रत्यय लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 पहले ही मिल गया। और लड़ाकू में आकू प्रत्यय है, उड़ाक में आग प्रत्यय है और छिलका में का प्रत्यय है। छिल जो है आपका ये मूल शब्द है, तो आका, आकू, आग का जो है आपका ये राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, निम्न में से किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से किस उपसर्ग में अधि उपसर्ग नहीं है। 126 अधि उपसर्ग नहीं है, इसमें आधार में नहीं है। अधि में अध्ययन में है, अध्याय में, अध्यापक में है अधि, लेकिन आधार में नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को गुड न्यूज़ दे दूं। गाइज, आप सभी के लिए एक ई बुक तैयार की गई है जो कि स्पेशल फॉर यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए है। इस ई बुक की सबसे खास बात ये है कि ये आपके री एग्ज़ाम में 4 चांद लगाने के काम आएगी। भाई 4 चांद ही नहीं, ये आपके ऊपर भी चांद लगाने का काम आएगी। कहने का मतलब है भाई वर्दी दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। इस ई बुक का नाम रखा गया है रामबाण ई बुक, क्योंकि इसमें आपको यूपी पुलिस के सभी सिलेबस, जिसमें आपका जीके, यूपी जीके, इसके अलावा हिंदी, मैथ और रीजनिंग के सभी क्वेश्चंस आपको बेहतरीन तरीके से बेस्ट ट्रिक के साथ ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सारे अपडेटेड क्वेश्चंस हैं। दूसरी बात कहा जाए, ई बुक इमेज और कलरफुल के साथ है। पूरे 418 पेज की ये ई बुक आपको मिल रही है और सबसे कम दाम में, वो भी आपको मात्र 39 रुपये में। भाई 39 रुपये में आपको ये ई बुक पूरे 418 पेज की मिल रही है। और ये भी कहा जा सकता है कि अगर आप इसी बुक को एक बार अच्छे से और मन लगा करके और दिल दिमाग से पढ़ लेते हो तो फिर आपको किसी के भी कोई कोर्स की ज़रूरत नहीं है। अगर है ज़रूरत तो केवल और केवल पढ़ने की, अच्छे से पढ़ने की, क्योंकि 418 पेज की ई बुक है, बेहतरीन ई बुक है, पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर कर रही है। बाकी मेरे प्यारे भाई, अगर आप इसका डेमो पेज देखना चाहते हैं तो मैं आपको इसका डेमो पेज दिखा देता हूँ। देखिएगा, यहाँ पे आप यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम ई बुक का डेमो पेज देख लीजिए। कितने बेहतरीन तरीके से, कितनी लाजवाब कंटेंट के साथ पूरे 418 पेज की ई बुक है। मेरे प्यारे भाई, ई बुक इमेज कलरफुल के साथ है ताकि पढ़ने में मज़ा आए, बोरिंग बिल्कुल भी महसूस ना हो, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। मैं इसको गाइस आपको अगर दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर आप देख लीजिए, सब कुछ बेहतरीन तरीके से और अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, आप एक बार यहाँ पर देख लीजिए। अब तक की सबसे बेहतर ई बुक है ये, सबसे कम दामों में, मात्र 39 रुपये में। 60% का डिस्काउंट चल रहा है, इसलिए 39 में मिल रही है। अदरवाइज दाम तो इसका 99 है। हाँ, लेना कैसे है ये मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पर देखिए, व्हाट्सएप नंबर है 8948667652।
8948667652। इस पर आपको व्हाट्सएप करना है, यहाँ से आपको ये ई बुक मिल जाएगी। बाकी मेरे प्यारे भाई, अगर आपके मन में कहीं इस ई बुक से कोई भी सवाल है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके यहाँ से जो भी आपका डाउट है आप पूछ सकते हैं। बाकी आगे आपकी इच्छा, जैसी आपकी इच्छा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला आपके सामने, जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो उसे आप क्या कहेंगे? जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो उसे आप क्या कहेंगे? राइट उत्तर हो जाएगा उसे हम अकर्मक क्रिया कहेंगे। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, उसे हम अकर्मक क्रिया कहेंगे। अगला नेक्स्ट 128 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आपको बताना है इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। 128 नंबर सवाल है। यशोधरा मैथिली शरण गुप्त की एक श्रेष्ठ रचना है, ठीक है। वाल्मीकि गलत लिखा गया है। भारत समृद्धशाली, समृद्ध भी गलत लिखा गया है। मेरी आवाज़ संसद में गूंजेगी यहाँ पे, ये भी आपका यहाँ पे मेरी आवाज़ संसद में गूंजेगी, ये भी कहीं ना कहीं गलत ही है। हाँ, आवाज़ गलत है ना, ये गलत लिखा गया है। राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर, यशोधरा मैथिली शरण गुप्त की एक श्रेष्ठ रचना है। ऑप्शन ए राइट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आपको बताना है कि ध्वन्यालेख जो है किस तरीके से लिखा जाएगा, या फिर ध्वन्यालेख जो है इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी। 129 नंबर सवाल है। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। देखो, ध्वन्यालोक तो होगा नहीं, ध्वन्यालेख आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन में। ध्वन्यालोक जो है आपका ये सेकंड ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। जो बालक सुशील होते हैं वो बड़ों की आज्ञा मानते हैं, रचना से वाक्य का कौन सा प्रकार है? कहने का मतलब यह है कि रचना की दृष्टि से कौन सा वाक्य है। जो बालक सुशील होते हैं वो बड़े की आज्ञा मानते हैं, ये रचना की दृष्टि से कौन सा वाक्य है? समझिएगा, जो बालक सुशील होते हैं वह बड़ों की आज्ञा मानते हैं, मतलब बड़ों की आज्ञा मानने का जो आश्रय है ये निर्भर करता है सुशील बालक के ऊपर। मतलब कहीं ना कहीं ये आश्रय वाला वाक्य है, आश्रित वाला वाक्य है। और जहाँ पे भी एक दूसरे पे आश्रित हो उसे आप क्या कहते हो? मिश्र वाक्य कहते हो ना। तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 130 नंबर का मिश्र वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आप भला तो जग भला, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? इसमें आप का सर्वनाम आपको बताना है। आपने पढ़ा भी होगा, शायद एक कक्षा 7 में या 8 में था, आप भले तो जग भला। देखिए, राइट होगा आपका निजवाचक है, ऑप्शन सेकंड राइट होगा निजवाचक। नेक्स्ट है, पो प्लस अन किस स्वर का मतलब किस स्वर संधि का उदाहरण है? पो प्लस अन किस स्वर संधि का उदाहरण है? पो और धन अन जो आपका बनेगा ये पवन बनेगा, और इसका जो संधि का नाम होगा ये होगा अयादि संधि। राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर बी अयादि संधि। निर्देश दिया गया है, उपयुक्त विलोम शब्द का चयन कीजिए। उपकार का विलोम बताना है। उपकार का विलोम 133 नंबर सवाल है। उपकार का विलोम जो होगा ये होगा अपकार। राइट उत्तर होगा ऑप्शन 3 अपकार। इसमें से कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है? अंधकार का पर्यायवाची इसमें कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा आपका ध्वांत, आपका जो है अंधकार का पर्यायवाची। ऑप्शन 4 राइट होगा। क्षणभंगुर किस प्रकार का विशेषण है? क्षणभंगुर क्षणभंगुर का मतलब है मेरे प्यारे भाई कि क्षण में ही जो नष्ट हो जाए, यानी कुछ ही क्षण में नष्ट होने की क्रिया को क्षणभंगुर कहते हैं। तो मेरे भाई हमने क्या कहा? कुछ ही समय में, मैंने क्या कहा? समय में। तो मतलब यहाँ पे कालबोधक विशेषण है। राइट उत्तर होगा ऑप्शन 3। कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस कीर्ति के लिए मिला है? कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस कीर्ति के लिए मिला है? राइट उत्तर हो जाएगा आपका जिंदगी नामा 1979 में। राइट उत्तर हो जाएगा जिंदगी नामा पे उन्हें साहित्य अकादमी मिला है। और ये जो है साहित्य अकादमी ये कब मिला? तो ये 1979 में। ज्ञानदीप किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। ज्ञानदीप किसकी रचना है? राइट उत्तर हो जाएगा शेख नबी के। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि में भारत विभाजन की त्रासदी है? आपको बताना है कि इसमें से किस उपन्यास में भारत विभाजन के बारे में बताया गया है। 138 राइट उत्तर हो जाएगा झूठा सच, जो कि यशपाल का है। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा झूठा सच। यशोधरा, कैकेयी, उर्मिला इत्यादि नारी पात्रों पर कविता लिखने वाले कवि इनमें से कौन है? यशोधरा कविता के जो लेखक हैं कैकेयी, उर्मिला, ये सब किसकी रचना है? राइट उत्तर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त की है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा आपका मैथिली शरण गुप्त की है। अगला सवाल है इससे, अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है? कहने का मतलब है कि अलगाव यानी से जो है आपका ये विभक्ति चिन्ह है। और इसके अलावा गाइस कहा जाए तो जो आपका अलगाव है, यानी ये अलगाव यानी कि अलग दिखाने की दृष्टि से, देखो से अपादान, यानी जैसे कहा जाए कि
बिल्ली छत से कूदी या फिर छत से ईंटा गिरा, तो गाइस छत से ईंटा गिरा है ना, मतलब कि वो एक दूसरे से अलग हुआ है, तो यहाँ पे अपादान होगा, आपका ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है, इसमें आपको बताना है कि इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा। समझिएगा, बटन। देखिए बटन अगर आप देखो तो कहते हैं ना कि हमारी शर्ट में बटन लगा दो, ये थोड़ी कहते हो हमारी शर्ट में बटन लगी है, ये तो कहते हो, लेकिन देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे उपयुक्त ऑप्शन ए ही लग रहा है, बटन। कहते हैं ना कि बटन टूट गया, हाँ ये सही है, बटन टूट गया। अगर देखा जाए तो क्या आपकी फ़ीस जमा है, क्या कहते हैं आपकी फ़ीस, यानी इसमें आपका स्त्रीलिंग है, ठीक है। वाह कितनी मनमोहक फ़ोटो है, या फिर कहा जाए कितनी अच्छी फ़ोटो है, ये भी आपका गाइस यहाँ पे स्त्रीलिंग हो जाएगा। कार, उनकी पीली कार है या फिर उनकी काली कार है, ये थोड़ी कहते हो उनका काला कार है, नहीं कहते हो ना, काली कार कहते हो, तो यहाँ पे भी आपका स्त्रीलिंग है, मतलब बटन आपका यहाँ पे पुल्लिंग बैठ रहा है। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 142। वाक्य के रेखांकित अंश को किस लोकोक्ति से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। जीवन में बहुत लोग निश्चित और बेलाग रहना पसंद करते हैं। अब कहने का मतलब यह है कि निश्चित और बेलाग रहना, इसको आपको प्रतिस्थापित करना है, लेकिन ध्यान रहे कि अर्थ ना बदले। देखिए, एक के दूने से 100 के सवाए भले, ऐसा मतलब नहीं है। ऊधव का लेना न माधव का देना, मतलब किसी से भी कोई भी तालमेल ना रखना, ये आपका राइट होगा, आपका ऑप्शन सेकंड। जीवन में बहुत लोग ऊधव का लेना और ना माधव का देना पसंद करते हैं, मतलब ना तो किसी से लेना और ना ही किसी को देना। कहने का मतलब है ऑप्शन बी आपका बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर होगा। सर्दी में उससे काम नहीं किया जाता, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है। देखिए जब इस तरीके के वाक्य हैं तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पे क्या कहा गया है कि सर्दी में उससे काम नहीं किया जाता, मतलब कहीं ना कहीं असमर्थता दर्शाई जा रही है, और जहाँ पे भी असमर्थता दर्शाई जाए वहाँ पे आपका भाववाची होगा। ऑप्शन 3 राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि विभाव के 2 प्रकार हैं। विभाव जो हैं ये 2 प्रकार हैं, इसके कौन कौन। देखिए सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विभाव के कितने प्रकार हैं, तो 2 प्रकार हैं। कौन कौन, तो एक आपका आलंबन और एक आपका उद्दीपन, मतलब ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। आलंबन और उद्दीपन जो है आपका, ये विभाव के प्रकार हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 145 नंबर सवाल है, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है। एक समान अधिकरण मतलब बताइए पहले राइट आंसर क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा अर्धविराम का थर्ड ऑप्शन राइट होगा। किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है। किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका कुंडलिया का, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। अब तत्सम नहीं है मतलब तद्भव है, निम्न में से कौन सा एक तत्सम नहीं है। देखो यहाँ पे अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 147 का, तो ऑप्शन ए ही आपका राइट है, जोगी। जोगी जो है आपका ये तत्सम नहीं बल्कि तद्भव है। जोगी का जो तत्सम होता है ये योगी होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। जटा आपका तत्सम है, यम आपका ये भी तत्सम है, और यौवन आपका ये भी तत्सम है। निम्नलिखित अलंकारों में से अर्थालंकार के आपको भेद बताने, मतलब अर्थालंकार इसमें कौन सा है। देखो इसमें अनुप्रास, यमक और श्लेष ये आपके शब्दालंकार हैं। यहाँ पे शब्द में चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ पे ही शब्दालंकार होता है, और जहाँ पे अर्थ में चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ पे अर्थालंकार होता है। हमसे पूछा क्या गया अर्थालंकार का भेद कौन सा है, तो परीक्षा हो जाएगा, राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित विकल्पों में से किसका अर्थ नीरस, महल, अनाड़ी ये सब होता है। 149 राइट हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन अरस, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। आज का लास्ट सवाल 150 नंबर है कि अनुरूप में कौन सा समास है। ध्यान अगर आप दो तो इसमें अनु उपसर्ग लगाएं, और जहाँ पे भी आगे आपका अव्यय पद हो यानी उपसर्ग जैसे हो तो वहाँ पे आपका अव्ययी भाव होता है। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुरूप में अव्ययी भाव समास है। सो गाइज यहाँ पे हमने आपके जीके और इसके अलावा हिंदी के क्वेश्चंस को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आई होप ये आज की हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी होगी। भाई अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।
बाकी अगर कहा जाए तो इसकी जो रीजनिंग बचती है आपकी और जो आपका मैथ बचता है ये जो है ये मैं कंप्लीट करवा दूंगा। इसके पहले वॉल्यूम नंबर 2 का मॉडल पेपर नंबर 1 का जो रीजनिंग है मैंने कंप्लीट करवा दिया है, मैं आपको धीरे धीरे वो भी कंप्लीट करवा के दे दूंगा। बाकी मेरे प्यारे भाई आज की हमारी मेहनत कैसी लगी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब आपके अच्छे फीडबैक आते हैं मतलब आपके अच्छे कमेंट्स आते हैं तो मुझे अंदर से एनर्जी मिल पाती है। तो गाइस आप फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी अच्छी लगी तो आप लाइक करोगे ही, मुझे इतना पूरा विश्वास है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। पीडीएफ जो है ये आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ को ले लेना। टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर के नाम से है, जो कि वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। तो आज की इस बेहतरीन क्लास में इतना ही, मिलते हैं इसके बाद एक नई वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान शिद्दत के साथ पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।